ये प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। जैसे आपको बताया कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है शरीर में, राइबोसोम पर। कहाँ पर होता है दोस्तों, राइबोसोम पर। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो चमगादड़ दोस्तों यूथेरिया वर्ग का प्राणी है। किसका है, यूथेरिया वर्ग का। चमगादड़ यूथेरिया वर्ग का प्राणी है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे, किस लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन से संबंधित। श्वसन से संबंधित क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। उसके बाद में दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोफोबिया रोग किस वजह से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है किस वजह से होता है, तो ये किससे होता है, वायरस से। किससे होता है दोस्तों, वायरस से। और आपको पता भी होगा जिसको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, फोबिया मतलब अपने आप में क्या है, डर लगना। फोबिया का अपने आप मतलब क्या है, डर। और जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है ये किस कारण होता है, पागल कुत्ते के काटने से। इस व्यक्ति को क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। पानी से डर लगने लगता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग जिस भी व्यक्ति को हो जाता है उसे पानी से डर लगने लगता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने। किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों। एटीपी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सिर्फ दोस्तों आपको वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, पुष्प कलिकाओं पर। कहाँ पर होता है, पुष्प कलिकाओं पर। पुष्प कलिकाओं पर होता है, ये होता है पौधों में। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, पौधों में, पुष्प कलिकाओं पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्तनधारियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। स्तनधारियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, यूरिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्तनधारियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है, यूरिया। और जैसे आपको पता भी होगा यूरिया यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। जैसे यूरिया खाद जो हम डालते हैं खेतों में, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46 से 47%। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो एरिल है दोस्तों। कौन सा है, एरिल। लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। उसके बाद आता है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी दोस्तों, विलियम हार्वे ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेलाग्रा रोग किससे संबंधित है। पेलाग्रा रोग जो है वो किससे संबंधित है, नियासिन से संबंधित है। किससे है, नियासिन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें दिया गया कि जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी, किसने की थी, ल्यूवेन हाक ने। ल्यूवेन हाक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है, जिसे क्या बोलते हैं, करो या मरो का हार्मोन भी इसे बोलते हैं। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है, एड्रीनल। एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है लिम्फोसाइट किससे रक्षा करता है। तो लिम्फोसाइट जो होता है दोस्तों वो किससे रक्षा करता है, रोगाणुओं से। रोगाणुओं से किससे रक्षा करता है, रोगाणुओं से। हमारे शरीर के अंदर लिम्फोसाइट क्या करता है, रोगाणुओं से हमें रक्षा प्रदान करता है। उसके बाद में आता है कि हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है। हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है दोस्तों, परकंद। कौन सा है, परकंद। ठीक है, हल्दी का खाने योग्य भाग परकंद है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका जैसे कि बायोगैस। एक मिनट, बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है।
तो बायोगैस में दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम पादप का उदाहरण किसने दिया था? जैसे पेट्रोलियम जो पादप का उदाहरण है किसने दिया था? इसका उदाहरण दिया था यूफोर्बिया लेथाइरस ने। पेट्रोलियम पादप का उदाहरण किसने दिया था? यूफोर्बिया लेथाइरस ने। उसके बाद में आता है थार मरुस्थल में जो वनस्पति होती है इसको क्या नाम दिया गया है? थार मरुस्थल में जो वनस्पति होती है उसको क्या नाम दिया गया है? जीरोफाइट। क्या नाम दिया गया है? जीरोफाइट। कैसे याद रखेंगे इसे? जहाँ पर जैसे मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल, इसमें क्या होता है? बारिश तो होती नहीं ज़्यादा, इसलिए इसमें वनस्पतियाँ भी कैसी होती हैं? बिना पानी की। जहाँ पर जीरो वर्षा होगी, कुछ भी वर्षा नहीं, वहाँ पर उन वनस्पतियों को नाम भी कह दीजिएगा जीरोफाइट। ठीक है, उसके बाद होता है आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? रिपीट हो गया, सॉरी। आपातकालीन ग्रंथि आपको बताया था एड्रीनल। कौन सी है? एड्रीनल। उसके बाद ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है? परकंद। ठीक है, हल्दी का खाने योग्य भाग परकंद। उसके बाद में आता है हेपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? हेपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों। हेपेरिन का निर्माण हमारी रक्त कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है? रक्त कोशिकाओं में। रक्त कोशिकाओं में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। उसके बाद आता है कि घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण ये रोग होता है? घेंगा रोग होता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण ये रोग होता है? थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है दोस्तों। इसके कारण क्या होता है? हमारे गले में सूजन आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। किसकी कमी से होता है ये? शरीर में नमक की मात्रा कम होने से। उसके बाद में आता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी है दोस्तों, सॉरी, सबसे छोटी ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? क्या आरएनए का मुख्य कार्य? प्रोटीन का संश्लेषण करना। जैसे कि आपको पहला जो क्वेश्चन कराया गया था उसमें भी था ये। तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या है दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण करना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे मजबूत मांसपेशी हमारे शरीर की कौन सी है? तो है जबड़े की। ठीक है दोस्तों, जो हमारे दांतों के जो ऊपर होती है एक लेयर जो होती है, टीथ एनिमल जिसे बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन जो दोस्तों दूध में नहीं पाया जाता। बाकी किसमें पाया जाता है विटामिन सी? खट्टे फलों में ज़्यादा पाया, आंवले में इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, बाकी दूध में ये नहीं मिलता। उसके बाद में आता है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज प्रावस्था होती है, इसमें क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? एंजाइमों की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? सर्वाहारी में। जो क्या होते हैं? मांसाहारी और ये दोनों टाइप के जो लोग होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, उनको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। उन्हीं में क्या पाई जाती है? ज़्यादा एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 65% होती है दोस्तों। कितनी होती है? 65%, 65%। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबिया नामक अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया नामक अस्थि जो है वो हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? टांग में। कैसे याद रखेंगे? टी से टीबिया और टी से टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। उसके बाद आता है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? बुढ़ापे के अध्ययन को
क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, जेरेंटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, बुढ़ापे का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, कि निद्रा रोग किसकी वजह से फैलता है। निद्रा रोग दोस्तों ट्राइपेनोसोमा ब्रूसेई नामक परजीवी से फैलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस मक्खी के काटने से, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसेई नामक परजीवी के काटने से, ये मक्खी होती है दोस्तों, इसके काटने से क्या होता है, इंसान को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, उसके सर में भी बहुत अत्यधिक दर्द होने लगता है तथा बुखार हो जाती है और शरीर में खुजली उत्पन्न हो जाती है। इसे बोलते हैं दोस्तों निद्रा रोग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काली खांसी। काली खांसी किससे फैलती है दोस्तों, कौन से जीवाणु से फैलती है, ये फैलती है बैसिलस पर्टुसिस से। ठीक है दोस्तों, जो काली खांसी रोग है वो कौन से जीवाणु से फैलती है, बैसिलस पर्टुसिस जीवाणु से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कुष्ठ रोग किससे फैलता है, ये फैलता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। किससे फैलता है कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि म्यादी बुखार किससे फैलता है, तो ये फैलता है साल्मोनेला टाइफी से। ठीक है दोस्तों, म्यादी बुखार है किससे फैलता है, ये साल्मोनेला टाइफी से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गलसुआ, ये किससे फैलता है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से। गलसुआ किससे होता है दोस्तों, पैरामिक्सो वायरस की वजह से। इसमें क्या होता है, गले में सूजन हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स जो हमें डॉक्टर जब हमें दवा देते हैं, जब भी इंसान को बुखार हो जाती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक दवा देते हैं। वो एंटीबायोटिक जो दवा है वो किससे प्राप्त होती है, हमें कवक से। किससे प्राप्त होती है, कवक से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में लसिका कोशिका किस अंग में बनती है, मानव शरीर में लसिका कोशिका किस अंग में बनती है, तो ये बनती है दोस्तों तिल्ली में। किस में बनती है, तिल्ली में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों लाइसोसोम को। इसे बोलते हैं लाइसोसोम को। और बाइल जूस भी किसमें बनता है दोस्तों, लाइसोसोम में ही बाइल जूस का निर्माण होता है। किसमें होता है, बाइल जूस का निर्माण किसमें होता है, लाइसोसोम में होता है। इसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को, कोशिका की आत्महत्या की थैली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, तो दोस्तों केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी केंद्र की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, राइबोसोम की खोज जीई पैलेड ने की थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो ये की थी सीडी डुबे ने। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्रोमेटिन की खोज किसने की थी, किसकी खोज, क्रोमेटिन की खोज किसने की थी, तो ये की थी फ्लेमिंग ने। किसने की थी क्रोमेटिन की खोज, फ्लेमिंग ने। इसके बाद में दिया गया कि गाल्जिकाई की खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने। कैसे याद रखोगे, दोनों के लास्ट में इसके नाम पहले शुरू में गाल्जी और इसके लास्ट में है, तो गाल्जिकाई की खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। आप सभी को पता भी होगा ये क्वेश्चन तो कि जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है, तो ये है दोस्तों कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है, कोशिका। और एक चीज और याद रखना दोस्तों कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी 1665 में, वो कौन सी कोशिका की थी, मृत कोशिका की। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, कब की थी, 1665 में। और किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और अगर पूछ लिया जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की तो वो की थी ल्यूवेन हाक ने। दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अगर स्पेशल दिया हो मृत कोशिका की खोज तो आएगा रॉबर्ट हुक ने, और अगर जीवित कोशिका की पूछी जाए तो आएगा ल्यूवेन हाक ने। और कब की थी, 1665 में। ठीक है दोस्तों, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा आपको बताते चलेंगे, चिंता नहीं करें।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो वो है नीली व्हेल। कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी, नीली व्हेल। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो वो है कालरेपा टैक्सीफोलिया। कौन सा है दोस्तों सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, कालरेपा टैक्सीफोलिया। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनियत तापी जंतु कौन होते हैं। अनियत तापी जंतु कौन होते हैं, तो दोस्तों जो उभयचर, जो कहाँ पर रह सकते हैं, पानी में भी और पृथ्वी पर भी, मत्स्य वर्ग के प्राणी भी सीमा आते हैं और सरीसृप के भी। ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, जैसे मेंढक हो गया उभयचर में आता है, क्या होता है, ये पानी में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। ये किस में आते हैं, अनियतापी जंतु कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, उभयचर, मत्स्य और सरीसृप। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेंढक कौन से संघ का जीव है। मेंढक जो है वो कौन से संघ का जीव है, तो मेंढक कौन से संघ का जीव है, कार्डेटा वर्ग का। ठीक है दोस्तों। मेंढक जो है वो कार्डेटा संघ का जीव है। ठीक है। इसके बाद में दिया है कि मकड़ी, मकड़ी कौन से संघ का जीव है, तो वो है आर्थ्रोपोडा। मकड़ी कौन से संघ का है, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं, तो वो है नास्टाक एवं एनाबीना। कौन से हैं, नास्टाक एवं एनाबीना। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया के उपचार के लिए कौन से शैवाल का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए कौन से शैवाल का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना भी होगा दोस्तों, जैसे कुनेन, मलेरिया के उपचार में किसका प्रयोग होता है, कुनेन की छाल का। लेकिन ये क्वेश्चन भी याद रखना कि मलेरिया के उपचार के लिए जिस शैवाल का प्रयोग होता है उस साल का नाम क्या है, उस शैवाल का नाम क्या है, कारा नामक शैवाल का दोस्तों यूज किया जाता है किसमें, मलेरिया के उपचार के लिए। ठीक है दोस्तों। दिया गया दोस्तों कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। कितने मंत्रियों से, 3 मंत्रियों से। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि दोस्तों इसका सदस्य कौन सा नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी है A.V. अलेक्जेंडर और सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और फोर्थ है लॉर्ड एमरी। इनमें से बताना है दोस्तों आपको इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी दोस्तों इसका कैबिनेट का सदस्य नहीं था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों माउंटबेटन योजना। क्या होगा, माउंटबेटन योजना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर। क्या होगा, फैजपुर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। एक प्रतिनिधि चुनने के लिए दोस्तों कितने व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि चुनना था, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक परिषद, एक मंत्री। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों
किसे संविधान सभा की स्थायी सदस्य चुना गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, KM मुंशी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा था? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा था? तो ये रखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1924 में। कब किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? आपको बताना दोस्तों पांडुलेखन समिति का सदस्य जो नहीं था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मोहम्मद सादुल्ला, बी है KM मुंशी, सी है के अय्यर और डी है जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है दोस्तों कौन सा सदस्य नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो ये 2 शब्द कौन से थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऐसा शब्द दोस्तों जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ऑप्शन है दोस्तों, पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है प्रभु स्वसंपन्न और चौथा है दोस्तों लोक कल्याण। कौन सा होगा दोस्तों इसमें? एक ऑप्शन दिया गया है समाजवादी, एक है पंथ निरपेक्ष, एक है प्रभुत्व संपन्न और एक है लोक कल्याण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? कि दोस्तों भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो कौन से देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। भारत की जो समवर्ती सूची है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हमें कहाँ देख सकते हैं? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 बार, ऑप्शन नंबर ए, 1 बार दोस्तों अभी तक संशोधन हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? संविधान की प्रस्तावना दोस्तों सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक न्याय है जो उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती? तो ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक न्याय या फिर राजनीतिक न्याय या फिर विचार की स्वतंत्रता या फिर पूजा की समानता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। ये है दोस्तों भारतीय नागरिकों को इनमें उपलब्ध करवाने का वादा नहीं करती। बाकी दोस्तों सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय एवं विचारों की स्वतंत्रता ये दोस्तों भारतीय नागरिकों को उपलब्ध करवाने का जो संविधान की प्रस्तावना
जिम्मेदार है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया दोस्तों, समाजवाद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान दोस्तों किसका है, तो यह है भारत देश का। किसका दोस्तों, भारत का। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है। तो ऑप्शन है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या संविधान या संसद या धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान। संविधान जो है राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की दोस्तों समवर्ती सूची की धारणा कौन से देश से ली गई है, ली गई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। भारतीय संविधान में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों इसका। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये है दोस्तों आयरलैंड से। किससे लिए गए हैं, आयरलैंड से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों मूलभूत जो अधिकार हैं वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार दोस्तों कौन से देश से लिए गए हैं। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ली गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में दोस्तों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो ऑप्शन दिखाए गए हैं दोस्तों आपको, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में है भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में दोस्तों तीनों पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो दोस्तों संविधान के किस भाग में दिया गया है, यह दिया गया दोस्तों भाग 4 क में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। ठीक है। क्या है दोस्तों प्रश्न कि संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संविधान में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है। तो इसका कौन सा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ अनुसूची में दोस्तों दिया गया है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण
संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दल बदल। दोस्तों कौन सी संविधान अनुसूची में दिया गया है? ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। लेकिन पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों पुनः निर्वाचन की योग्यता अगर निर्धारित करनी हो तो ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 57 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर। इनमें से एक बताना है दोस्तों आपको। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में दोस्तों किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। मणिपुर में दोस्तों 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेषता बताई गई है? तो ये किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5वीं अनुसूची में। ठीक है, राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण के लिए दोस्तों 5वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद दोस्तों राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान के दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो जैसे ही दोस्तों आपको पता है अनुच्छेद 317 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि ए के.एम. मुंशी या बी.आर. अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को शायद आता भी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक दोस्तों जो देशी रियासतें थी उनको विलय करने का उत्तरदायी किसे जाता है दोस्तों? कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनका एकीकरण के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में विषय संबंध में विधि की शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1956 में। 1956 में दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अगर दोस्तों संविधान में संशोधन करना हो तो ये कहाँ पर लिखा गया है दोस्तों? कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये लिखा गया है अनुच्छेद 368 में। किस में लिखा गया? अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कि भारतीय संविधान दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों एकल नागरिकता। कैसी है? एकल नागरिकता। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? चुनाव आयोग है, या राष्ट्रपति है, या संसद है, या संसद और विधानसभाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद है दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? तो ये है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। मौलिक अधिकारों के बारे में दोस्तों सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है दोस्तों न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी। कौन है दोस्तों? न्यायपालिका। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको, अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 19। ये है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है। कौन सा होगा? अनुच्छेद 19। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? कि दोस्तों कौन सा अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये होगा दोस्तों मौलिक अधिकार। कौन सा होगा? मौलिक अधिकार। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? कि दोस्तों समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी निषेध, नंबर 4 का ऑप्शन है दोस्तों अधिकार प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अधिकार प्रेक्षा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये है दोस्तों विधिक अधिकार। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो ये कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 17। कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी किसमें आता है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो किस में माना था दोस्तों? ये माना था गोलकनाथ का मामला था। ठीक है। इसमें माना था कि उच्चतम न्यायालय दोस्तों निम्नलिखित मामलों में से किस में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति दोस्तों किसके पास है? तो ये है संसद के पास। किसके पास में है? संसद के पास में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ या ना बताना है दोस्तों। हो सकता है या नहीं हो सकता है या कुछ एक का हो सकता है?
या इस पे विवाद है। तो नीति निर्देशक तत्वों दोस्तों कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ये दोस्तों कुछ एक का हो सकता है। किसका? कुछ का। ठीक है, सभी का नहीं, कुछ एक का हनन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जैसे हमें पहली संख्या दी है 26, इसका क्या करेंगे? पहले 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, फिर इन अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, वो यहाँ पर जोड़ देंगे डबल। ध्यान रखिए एक संख्या यहाँ से छोड़ करके फिर इनका एडिशन कर देंगे, 6 7 6 बस हो। इसी प्रकार देखिए जैसे दूसरी संख्या हमें दी गई है 54, पहले क्या करेंगे? इसका स्क्वायर लिख देंगे 25 और इसका स्क्वायर 16, फिर क्या करेंगे? अंकों का मल्टीप्लाई 520 और 20 दूनी 40, एक अंक छोड़ के यहाँ पर, और फिर इनका एडिशन 6 1 9 2 बस। नेक्स्ट संख्या दी गई है 96, इसमें वही करेंगे, पहले 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई 9 6 54 54 दूनी 108, एक अंक छोड़ के यहाँ से लिख देंगे, और फिर इनका एडिशन 6 11 2 और 9। दूसरों को ईमेल भेजना महत्वपूर्ण जानकारी चोरी करने के लिए, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड और बैंक विवरण, इस तरह की जो जानकारी है दोस्तों वो चोरी करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फिशिंग। क्या होता है दोस्तों? इसे बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि लैन क्या है? लैन की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से गैर कंप्यूटर भाषा को हटाएं। ऐसा ऑप्शन दोस्तों जो कि इसमें कंप्यूटर की भाषा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो C++ दोस्तों क्या है? कंप्यूटर भाषा है। बेसिक भी कंप्यूटर भाषा है, कोबोल भी कंप्यूटर भाषा, परंतु MS एक्सेल दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU किसका हिस्सा है? ALU किसका हिस्सा है? तो ये है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। इसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये है दोस्तों C++। कौन सी है? C++। इसके बाद में दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण की पहचान करें। ये क्वेश्चन भी आया था। तो जैसे कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों CD, SSD, DVD या रैम। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि FIFO का पूरा नाम क्या है? FIFO का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों TCP/IP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अनधिकृत डाटा को एक्सेस प्राप्त करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों हैकिंग के रूप में। किसे जाना जाता है? हैकिंग के रूप में इसे जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट क्या है? ये दोस्तों एक प्राइवेट नेटवर्क है। क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित या निगरानी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नेटवर्क ट्रैफिक को दोस्तों नियंत्रित या उसकी निगरानी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों फायरवॉल का। किसका उपयोग किया जाता है? फायरवॉल का। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमजोर सिग्नल की रेंज और ताकत का विस्तार करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कमजोर अगर सिग्नल हो तो दोस्तों उसकी रेंज को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रिपीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? रिपीटर का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान का उपयोग नोट्स को नेटवर्क में जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग दोस्तों नोट्स को नेटवर्क में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्विच का। स्विच का उपयोग किया जाता है दोस्तों।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो Ctrl+Z दोस्तों ये कौन सी शॉर्टकट होती है अनडू के लिए। किसके लिए होती है अनडू। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी। तो 4 भाषाएं दी गई दोस्तों, मशीनी भाषा, एल्गोरिदम, मानव भाषा और पास्कल। तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी दोस्तों, ये है पास्कल। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। जो दोस्तों डेटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर उसको स्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य किसका होता है, ये होता है हार्ड डिस्क का। किसका होता है, हार्ड डिस्क का। इसके बाद में है कि CAD का पूरा नाम क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। ऐसी भाषा दोस्तों जो पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है तो ये थी दोस्तों मशीनी लैंग्वेज। कौन सी थी, मशीनी लैंग्वेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या के लिए एक उदाहरण है। तो बाइनरी संख्या क्या होती है जिस दोस्तों जिसमें 1 और 0 का उपयोग होता है। बाइनरी संख्या केवल वही होती है। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या है दोस्तों, बाइनरी संख्या। बाकी क्या है सभी ये गलत हो जाएंगे क्योंकि बाइनरी संख्या में दोस्तों 1 0 1 0 इसी तरह सिर्फ 2 संख्याओं का यूज होता है, 1 और 0 का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ईमेल एड्रेस के सही प्रारूप की पहचान करें। ईमेल एड्रेस दोस्तों सही प्रारूप क्या होता है उसका, जैसे किसी का भी ईमेल एड्रेस है तो पहले उसका नेम या जो भी उसने नेम लिख रखा है उसके बाद @ और फिर website.com। ठीक है। जैसे कुछ भी नाम हो गया दोस्तों जैसे RJ फिर @gmail.com, इस तरह से कोई भी ईमेल आईडी। तो सही एड्रेस दोस्तों उसका प्रारूप क्या होता है, यही होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर के अंदर दोस्तों सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ये होती है बिट। क्या होती है दोस्तों, बिट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए किसी अन्य उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों सुरक्षा या सिक्योरिटी। सुरक्षा या सिक्योरिटी। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का दोस्तों उपयोग करने के लिए किसी अन्य उपयोगकर्ता को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सुरक्षा या सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटेल कोर शब्द किस श्रेणी से संबंधित है। इंटेल कोर शब्द दोस्तों किस श्रेणी से संबंधित है, ये है माइक्रो प्रोसेसर से। किससे है, माइक्रो प्रोसेसर से। सभी क्वेश्चंस दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कोड जो खुद को कॉपी करके और कंप्यूटर सिस्टम को करप्ट अथवा डेटा को नष्ट करने में सक्षम है, इसे क्या कहा जाता है, ये है दोस्तों इसे बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों अपने आप ही डॉक्यूमेंट दोबारा कॉपी हो जाती है, जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, करप्ट यानी कि खराब करता है, जिससे क्या होता है डिवाइस हैंग होने लगता है। तो ये किस कारण होता है, कंप्यूटर में वायरस होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो बताना है दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो नहीं है वो बताना, तो ये कौन सा होगा दोस्तों, फायरफॉक्स। कौन सा होगा, फायरफॉक्स। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर क्या है दोस्तों, कंप्यूटर की एक भौतिक संरचना है। क्या है, कंप्यूटर की एक भौतिक संरचना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर की वर्तमान उपलब्ध पीढ़ी कौन सी है। अभी वर्तमान में दोस्तों कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो ये है 5वीं पीढ़ी। कौन सी है, 5वीं पीढ़ी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OOPS ओप्स का अर्थ दोस्तों क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। फुल फॉर्म भी दोस्तों बार बार रिपीट होती रहती है, इनको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव यानी कि डेसिमल संख्या 16 के लिए बाइनरी समतुल्य क्या होगा। तो 16 के लिए दोस्तों बाइनरी समतुल्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसे कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या दे दी, जैसे 16 संख्या दे दी आपको। अब इसे क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे। 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। इसके बाद में 2 से फिर डिवाइड किया, फिर कितना आ गया, 4 आ गया। इस 4 को दोस्तों फिर से डिवाइड किया, कितना आ गया, 2 आ गया। कितना शेष बचा, यहाँ पर 0 शेष बचा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0।
अब यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 2। अब 2 को फिर से 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 1। अब संख्या दोस्तों जो बचती जा रही है ना, उस शेषफल को हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे। जैसे ये था शेष जो बचा था, पहले 1 फिर 2, नहीं पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 0। यहाँ पर भी 0 बचा था और यहाँ पर भी 0। तो इस तरह से दोस्तों नीचे से ऊपर इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, अब संख्या लिख देंगे दोस्तों पीछे से और आगे के रूप में। जैसे 1 0 0 0 0 ये संख्या दोस्तों डिवाइड करने के बाद में आई थी, तो ये बाइनरी डेसिमल हो जाएगा दोस्तों। इसको दशमलव संख्या में बदलने के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों कंप्यूटर का अगर जनक पूछ लिया जाए तो ये तो होगा चार्ल्स बेबेज, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछ लिया जाए तो ये होगा एलन ट्यूरिंग। कौन होगा दोस्तों, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो अभी बताया था आपको चार्ल्स बेबेज। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नवीनतम कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। नवीनतम दोस्तों कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो ये है सॉलिड स्टेट डिस्क। कौन सी है, सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों की धारा नंबर 307। दोस्तों धारा नंबर 307 ये कब लगती है, जब किसी व्यक्ति की दोस्तों हत्या की कोशिश की जाए, किसी व्यक्ति को दोस्तों मारने की अगर कोशिश की जाए तो इसके लिए जो है धारा नंबर 307 लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट धारा है धारा नंबर 302। अगर व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, अगर कोशिश करने की बजाय उसकी हत्या ही कर दी जाए तो धारा नंबर 302 लगेगी। इसके बाद में नेक्स्ट धारा है दोस्तों धारा नंबर 376। बलात्कार से संबंधित दोस्तों कौन सी धारा लगती है, 376। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट धारा है 395। 395 दोस्तों क्यों लगती है, डकैती से संबंधित कोई भी मामला होने पर दोस्तों धारा नंबर 395 लगती है। इसके बाद में है दोस्तों अप्राकृतिक कृत्य, कोई भी ऐसा कार्य जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, अगर कोई भी ऐसा कार्य होता है तो इसके लिए दोस्तों धारा नंबर 377 लगती है। कौन सी लगती है, धारा नंबर 377। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट धारा है धारा नंबर 396। अगर दोस्तों डकैती के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, लूटपाट के दौरान अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो इसमें लगती है दोस्तों धारा नंबर 396, ठीक है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट नेक्स्ट धारा है दोस्तों धारा नंबर 120। अगर दोस्तों किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, जालसाजी की जाए तो इसके खिलाफ दोस्तों धारा नंबर 120 लगती है। इसके बाद में दोस्तों धारा नंबर 365। अपहरण से संबंधित दोस्तों कोई मामला अगर हो जाता है तो धारा नंबर 365 जो है इससे संबंधित होती है। इसके बाद में है दोस्तों कोई भी क्राइम करने के बाद अगर सबूत मिटाने का प्रयत्न किया जाए, अगर सबूत मिटा दिया जाए तो इससे संबंधित दोस्तों धारा नंबर 201 लगती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा नंबर 34। धारा 34 दोस्तों कब लगती है, जब किसी समान आशय से जितने भी व्यक्ति दोस्तों मिलकर के किसी कार्य को अंजाम देते हैं, अगर उन सभी का उद्देश्य क्या हो, एक हो, समान आशय हो, तो धारा नंबर धारा ओनली 34 लगती है। इसके बाद में दोस्तों धारा नंबर 412। ये है दोस्तों छीना झपटी से संबंधित। जब कोई व्यक्ति दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भी मान लो अगर धन दौलत है या और कुछ भी अगर छीना झपटी करता है तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगती है, धारा नंबर 412। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट धारा नंबर 378। ये दोस्तों चोरी से संबंधित होती है। अगर चोरी का मामला हो तो धारा नंबर 378 दोस्तों इसके खिलाफ लगती है। इसके बाद में है विधि विरुद्ध जमाव। इसमें दोस्तों कौन सी धारा लगती है, धारा नंबर 141। इसके बाद में नेक्स्ट धारा है दोस्तों धारा नंबर 191, मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देना दोस्तों इसके खिलाफ कौन सी धारा लगती है, धारा नंबर 191। इसके बाद में दोस्तों धारा नंबर 300। ये कब लगती है दोस्तों, किसी व्यक्ति की हत्या करने के बाद उस पर कौन सी धारा लगती है, धारा 300। हत्या से संबंधित है दोस्तों धारा 300। आई होप दोस्तों कि सभी धाराएं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी और आने वाले एग्ज़ाम में आपको सहयोग भी करेंगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 310। इसको कैसे याद रखेंगे, 310 यानी कि बस बहुत ठगी कर लिया आपने, तो ठगी से संबंधित दोस्तों अगर कोई भी मामला हो तो धारा नंबर 310 जो है लगती है। इसके बाद वह धारा नंबर 312। ये दोस्तों गर्भपात कराने से संबंधित है। अगर कोई भी गर्भपात करवाने की सोचता है तो दोस्तों कौन सी धारा लगती है इसके खिलाफ, 312।
इसके बाद में हमला करना। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों किसी पर हमला करता है तो उसके खिलाफ जो है धारा नंबर 351 लगती है। इसके बाद में दोस्तों धारा नंबर 354 आती है स्त्री लज्जा भंग, यानी कि स्त्री को कुछ भी गलत उल्टा सीधा बोलना या फिर उसको नीचा दिखाना। इसमें दोस्तों कौन सी धारा लगती है? इसमें लगती है धारा नंबर 354। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा नंबर 362 ये कब लगती है? ये दोस्तों लगती है अपहरण से संबंधित अगर कोई भी मामला हो तो धारा नंबर 362 जो है लगती है। नेक्स्ट धारा है छल करना। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों छल करता है, किसी के साथ जालसाजी करके उसे छल कपट करता है, कोई भी झूठी बात बताकर अपने जालसाजी में फंसा लेता है, उसके बाद में छल कर देता है, तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगती है? धारा नंबर 415। इसके बाद में नेक्स्ट धारा है दोस्तों गृह भेदन। गृह भेदन से संबंधित दोस्तों अगर कोई भी मामला हो तो धारा नंबर 445 जो है लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों धारा 494। इसमें क्या आता है दोस्तों? पति पत्नी के जीवन काल में अगर पुनः विवाह से संबंधित कोई भी मामला हो तो ये धारा 494 से संबंधित होता है। अगर पति जो है अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरा विवाह करना चाहे या पत्नी अपने पति को तलाक देकर दूसरा विवाह करना चाहे तो इस संबंध में दोस्तों कौन सी धारा लगती है? धारा नंबर 494। इसके बाद में नेक्स्ट धारा 499 मानहानि की दोस्तों होने पर कौन सी धारा लगती है? 499। ठीक है। इसके बाद आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दोस्तों अगर दंड दिया जाता है तो उसमें कौन सी धारा लगती है? धारा नंबर 511। कौन सी लगती है? धारा नंबर 511। आई होप दोस्तों सभी धाराएं जो मैंने कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में दोस्तों कौन सी धातु होती है? वो होती है तांबा। कौन सी होती है? तांबा। मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 100 ml यानी कि 5 ग्राम। कितनी होती है? 100 ml यानी कि 5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 100 ml यानी कि 5 ग्राम। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो अगर दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में पूछ लिया जाए तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर फ़ारेनहाइट में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्राम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्राम्बिन का संबंध है? तो ये है दोस्तों रक्त जमाव से। प्रोथ्राम्बिन का संबंध किससे है? रक्त जमाव से। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है अवटु ग्रंथि। इसे क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। कौन सी है दोस्तों? अवटु या थायराइड ग्रंथि। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये है दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों। डर की अवस्था में भी कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन ही स्रावित होता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है दोस्तों? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो वो कौन सा होता है? दंत वल्क यानी कि टिथ एनिमल भी से बोलते हैं। दंत वल्क दोस्तों हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। ठीक है। जो दांतों के ऊपर की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? टिथ एनिमल यानी दंत वल्क। ठीक है। ये दोस्तों सबसे कठोरतम पार्ट होता है हमारे शरीर का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
कि किस कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। इंसुलिन का स्त्रावण दोस्तों किससे होता है, तो ये होता है बिट्टा कोशिका से। किससे होता है, बिट्टा कोशिका से दोस्तों इंसुलिन का स्त्रावण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंसुलिन उत्पादित कौन करता है। इंसुलिन उत्पादित कौन करता है, तो ये है दोस्तों पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के द्वारा ही दोस्तों क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं वायु श्वसन। क्या बोलते हैं, वायु श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कितनी मात्रा में छोड़ते हैं, वो होती है 4%। कितनी होती है, केवल 4%। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि हृदय वंचित है। हृदय किससे वंचित है दोस्तों, तो ऐच्छिक पेशियों से। किससे वंचित है, ऐच्छिक पेशियों से। क्योंकि हृदय क्या करता है दोस्तों, सारे दिन धड़कता है। ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए किससे वंचित है, ये ऐच्छिक पेशियों से वंचित है। ठीक है। क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लगातार काम करता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो वो होती है दोस्तों जो पैर के नीचे तलवा होता है, जिसे हम बोलते हैं तलवा। ठीक है। वो क्या होती है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे मोटी त्वचा होती है। ठीक है। पैर के जो नीचे का तलवा होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसकी त्वचा सबसे मोटी होती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो दोस्तों फेफड़ा। कौन सा है, फेफड़ा यानी लंग्स। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। मानव की त्वचा का दोस्तों रंग किससे निर्धारित होता है, तो ये होता है मेलानिन नामक। ठीक है। मेलानिन से दोस्तों त्वचा का रंग निर्धारित होता है। ये जितना ज़्यादा शरीर में बनता है उतना ही स्किन का रंग कैसा होता है, उतना ही ज़्यादा ब्लैक होता है। अगर जितना कम बनेगा उतना ही वाइट होगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंडरा यानी कि टेंडन किस किस को जोड़ता है, तो ये दोस्तों पेशी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। कौन, टेंडन। ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि पेशी से हड्डी को जोड़ने का काम किसका होता है, तो ये होता है टेंडन का। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, टेंडन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो ये क्या है दोस्तों, अधिवक्र ग्रंथि। कौन सी है, अधिवक्र ग्रंथि। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उदर यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो ये कौन सी है दोस्तों, थायराइड उपास्थि। कौन सी है, थायराइड उपास्थि यानी कि थायराइड ग्रंथि। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो ये होता है दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम तक का। ठीक है। मस्तिष्क का भार दोस्तों लगभग कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम तक। औसतन अगर पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट कितना होगा, 1350 ग्राम। कितना होगा एग्जैक्ट, 1350 ग्राम। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो ये दोस्तों उरु अस्थि। कौन सी है, उरु अस्थि। ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार